हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखापुरी, योर लीगल एजुकेटर। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं अक्टूबर के करंट अफेयर। ठीक है, तुमको भी पता है अपनी सीरीज चल रही है जिसमें तुम्हारे ये लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर करवाने ही करवाने हैं पूरे के पूरे अच्छे तरह से। इस क्लास में पर्टिकुलरली तुम्हारे थोड़े लीगल के ज्यादा एस्पेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें कही हैं उसमें ज्यादा इंपैक्ट होगा, वो चीजें हम ज्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे पहले बचा, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द प्ली फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राम सेतु एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। अब तुमको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल मॉन्यूमेंट। नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो क्या होता है आखिरकार। ठीक है, तो देखो बच्चे, नेशनल मॉन्यूमेंट ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं। मॉन्यूमेंट का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, एक स्टैच्यू, मतलब एक ऐसा स्टैच्यू जहां पर एक इंसान है, ठीक है, या फिर कोई और चीज है, जरूरी नहीं है इंसान ही है, कोई भी स्टैच्यू जो होते हैं जैसे आपके लगे ही होते हैं स्टैच्यूज वगैरह, उन सब के बारे में बात है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या आई, प्ली आई। अब यहां और क्या बोला गया, किसके द्वारा फाइल की गई, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये प्ली जो थी वो फाइल की गई, पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर देखिए ऐसा है कि जो राम सेतु है, राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट बना दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, हम राम सेतु को क्या नहीं कर सकते, राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं बना सकते। पहले राम सेतु का नाम क्या था, एडम्स ब्रिज था। ठीक है, और इसका तुमको भी पता है एक रिलीजियस इंपैक्ट है, प्रॉपर एक रिलीजियस इंपैक्ट है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये चलता, मतलब हिंदू धर्म में इसकी एक मान्यता है। तो मतलब यही चीज आ जाती है कि हमारा नेशन ना हर एक रिलीजन के बारे में बात करता है। अगर हम एक पर्टिकुलर चीज सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से कनेक्टेड को बना देंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट जो थी वो किस एक्ट के अंदर पास की गई थी बेटा, ये एक्ट के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के अंदर ये प्ली फाइल की गई, लेकिन प्ली क्या हुई, कैंसिल हुई। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट बच्चे, द दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट डोमिनिक पिज्जा। तुमने कभी ना कभी इसका बारे में सुना ही होगा, डोमिनिक पिज्जा के बारे में सुना ही होगा। ये डोमिनिक पिज्जा का कंसेप्ट आया था, बहुत साल हो गए इसको आए हुए। ये डोमिनोज पिज्जा से बिल्कुल एक तरह से कॉपी ही था, टेस्ट उस तरह का नहीं था, लेकिन उनके जो ऑफर्स चलते थे डोमिनोज के उससे भी कम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चोकोलावा हो गया, इनका इटालियनो पास्ता, मतलब हर एक चीज सिमिलर ही थी डोमिनोज के। तो यहां पर उनके खिलाफ जो है डोमिनोज के द्वारा क्या कर दी गई, प्ली फाइल कर दी गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, 3 अक्टूबर को डोमिनो पिज्जा पे क्या लगा दी है, परमानेंट इंजंक्शन लगा दी है कि आप पूरी की पूरी चीजें क्या कर रहे हो, डोमिनोज पिज्जा से क्या बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे एक तो नाम की भी प्रॉपर सिमिलैरिटी, डोमिनोज, डोमिनिक पिज्जा, साथ ही साथ इनका जो आपका मेन्यू भी देखे वो भी बहुत सेम था। जैसे चाहे इनका ले लो, डोमिनोज को ट्रेडमार्क जो चीज बर्स्ट है, इनके पास भी चीज बर्स्ट पिज्जा था। पास्ता इन्होंने इटालियनो इस तरह का नाम रखा हुआ है डोमिनोज ने, इन्होंने भी इसी तरह का रखा था। इनके ऑफर्स तक डोमिनोज से मैच करते थे। तो यहां पर जो है इसके पे क्या लगा दी है, परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कि आप ये काम अब नहीं करेंगे, तो परमानेंट इंजंक्शन कि भैया तुम ये जो डोमिनिक चला हुआ है ना, ये अब नहीं करोगे। ठीक है, बार कर दिया गया है कि डोमिनिक पिज्जा नाम बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट नाम सोचो अगर कुछ सोचना है तो। ऑर्डर फॉर सर्वेइंग SYL सतलज, अरे यार हमारी जो रिवर है, ठीक है, सतलुज, यहाँ पर सतलज लिखा है, वैसे हमारी रिवर क्या है, सतलुज है, तुमको भी पता है। तो सतलज यमुना लिंक, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया यार, इसका वो है सतलुज रिवर। तभी मैं सोचू ये स्पेलिंग इतनी गलत है, और स्पेलिंग के रिकॉर्डिंग ही मैं कह जा रही हूँ। इस लिंक, इस कैनाल के क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि आप सर्वे करिए, किसका, SYL का, सतलुज यमुना लिंक का जो कैनाल चल रही है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगी या फिर हो गई है, किस एक्सटेंट तक पहुंची है, इस चीज के लिए सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। ये कैनाल क्या है, सिचुएटेड है पंजाब में। अब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल इज द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पास्ड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, यहाँ पर डिक्री पास हुई थी इस रिगार्डिंग के, और यहाँ पर ये कैनाल स्टार्ट की गई है जो सतलज को यमुना के साथ जोड़ेगी। ठीक है, ये लिंक। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भैया ये स्टार्ट तो हुई है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है, ये हमको थोड़ा सा बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्लाइन इन यूपीआई ग्रोथ इन सितंबर एज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर। ठीक है, अब तुमको भी पता है कि भैया यूपीआई आज की डेट में हर एक बंदा क्या कर रहा है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहा है। मतलब एकदम से हम क्या करते हैं, भैया फोन पे है, पेटीएम है, कैश होता ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर यही चीज चली है। लेकिन ये देखा गया एक डाटा के अकॉर्डिंग, जो किसने दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसी के द्वारा डाटा की दिया गया। और उसमें क्या रिकॉर्ड किया गया कि यूपीआई की इस महीने दैट इज अक्टूबर के मंथ में क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। कितनी ट्रांजैक्शंस हुई यूपीआई के रिगार्डिंग,
रिगार्डिंग 10.56 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई है सितंबर में, देखा गया, जो लेस देन थी अगस्त से। ठीक है, अक्टूबर की न्यूज है, लेकिन डाटा तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं सितंबर का आएगा ना, तो सितंबर में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। अगस्त में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई थी, लेकिन सितंबर में थोड़ा ये डिक्लाइन हुआ। ये आपकी न्यूज होती है, न्यूज आई है। नेक्स्ट आ जाइए, एपेक्स कोर्ट हैज आस्क्ड फॉर द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर डीलिंग विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एपेक्स कोर्ट दैट इज हमारा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप एक ड्राफ्ट कीजिए, एक नेशनल पॉलिसी या नेशनल स्कीम को एक ड्राफ्ट कीजिए, बनाइए, किस चीज के लिए, ट्रीट करने के लिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? ये एक ऐसी डिजीज है जो ज्यादातर बच्चों में और इवन बच्चों से बड़ों में भी दिखती है। इस डिजीज में क्या होता है बच्चे, इस डिजीज में आपकी जो मसल्स है ना, बहुत ही ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी वीक हो जाती हैं कि हम, जैसे मैं इसको हिला पा रही हूं, वो बिल्कुल नहीं हिला सकते, और ये इतनी वीक कि ये मेरी प्रॉपर एक साइज वाली चीज है, वो प्रॉपर साइज भी कम हो जाता है, बहुत चीजें अकड़न, वो लिम्स ही प्रॉपर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिसमें लिम्स कईयों के होते ही नहीं, कईयों के बहुत छोटे होते हैं। ये यहां पर आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डिजीज। अब ये क्या है, ये देखा गया है कि इंडिया के चिल्ड्रन में ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन अब हो रही है। एज ऑफ नाउ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 15 लाख स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी इसके ट्रीटमेंट में 15 लाख जो है वो लगते हैं अगर बात करें, लेकिन यहां पर ये बोला गया कि प्लीज इसके लिए एक स्कीम लेकर आइए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी मेडिसिन नहीं है। ठीक है, और इतनी ज्यादा कॉस्ट इस चीज की लगती है, तो इसके रिगार्डिंग नेशनल स्कीम होनी चाहिए। ये एक डिसीज ज्यादातर जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, ये पेरेंट्स से आती है, जीन्स के थ्रू ये ट्रेवल करती है। MOU signed between India and Saudi Arabia on grid connection and green hydrogen। MOU मैंने तो कल तुम्हें पहले भी बताया, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन किया गया, किसके रिगार्डिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रिड कनेक्शन के रिगार्डिंग जो है दोनों कंट्रीज ने क्या किया, MOU साइन किया। और ये क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, ये एक फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करेगा ताकि ये दोनों कंट्रीज कॉर्पोरेट करे किस चीज में, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन। ठीक है, जो भी इनका इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन है उसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन करना पड़ेगा दोनों को, सऊदी अरेबिया को भी और इंडिया को भी। इसी रिगार्डिंग क्या किया गया है, MOU साइन कर दिया गया है दोनों कंट्रीज ने। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका डिसमिसल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्ली सीकिंग लॉ फॉर बैनिंग। बच्चा लोग समझ आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है ना। अब देखो ये न्यूज है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था बच्चे कि ये तुम्हें न्यूज पता होनी चाहिए, तो इसी से रिगार्डिंग जो भी लॉ निकल कर आता है, जो भी चीजें होती है, आई विल टेल यू, वो सारा मैं तुम्हें बता ही रही हूँ। तो अभी तक क्लियर है ना पूरा बच्चे, एक चीज क्लियर होनी चाहिए। डिसमिसल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्ली सीकिंग लॉ फॉर बैनिंग स्क्रीनिंग फॉर नर्सरी एडमिशंस ऑन। अब यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास पता क्या आया, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ एक प्ली आई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन किया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन किया था कि ये जो बिल आ रखा है, दिल्ली स्कूल एजुकेशनल अमेंडमेंट बिल 2015 को, ये किया जाए एक्सपेडिशन, मतलब इसकी स्पीडी होनी चाहिए, स्पीड इसकी बढ़ाओ, ये बिल आना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। अब इसके खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए कि भैया नहीं, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया बिल्कुल सही है, दिल्ली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस बिल में क्या दिया गया है कि जो नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं ना, जो जब एडमिशन लेंगे तो उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, इस बिल में ये बोला गया है। ठीक है, तो इसे रिगार्डिंग क्या था, अगेंस्ट इसके फाइल किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये अच्छी चीज है कि छोटे छोटे बच्चों में, अभी जो नर्सरी वाले बच्चे हैं उनमें तुम इतनी कंपटीशन वाली चीज डाल रहे हो, उनमें इतना तुम स्क्रीनिंग टेस्टिंग प्रोसेस डाल रहे हो। तो मानो यार छोटा सा बच्चा है जो अभी स्क्रीनिंग दे रहा है, इंटरव्यू उसका हुआ, वो नहीं हुआ उसमें पास, इतना सा छोटा सा बच्चा, उसी टाइम उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जो बेचारे पेरेंट्स ने कितना ज्यादा बिल्ड किया होगा वो सारा खत्म हो जाएगा उस टाइम। तो इसीलिए ये बोला गया कि दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। इतने छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीनिंग या कॉम्पिटिटिव प्रोसेसर में नहीं डालना है अभी, वो तो बच्चे, उनको तो लाइए, सबका अधिकार है अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बोली गई है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू पुलिस टू प्रोटेक्ट कपल्स टू लिव ऑन। ठीक है, इन लिव इन। अब यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ना 5 कमांडमेंट्स, दैट इज 5 रूल्स जो है वो लेकर आई है, जिसमें उसने बोला, पुलिस को बोला गया कि तुमको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जब भी प्रोटेक्शन देनी है लिव इन कपल्स को। देखो यार ऐसा होता है, जो लिव इन कपल्स होते हैं, कई बार लोग, जैसे किसी को पता चल गया कि यार ये लिव इन कपल है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, उनको मार धाड़ ये वाली चीजें हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब प्रोटेक्शन के लिए 5 रूल्स बिल्कुल कैटेगराइज किए गए हैं कि इनको तो पुलिस को फॉलो करना ही करना है।
दीज आर टू बी फॉलोड बाय द, और ये स्टेट कौन कौन सी फॉलो करेगी, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है, ये तीनों जो है ये फॉलो करेंगे यहां पर इस चीज को। नेक्स्ट आ जाइए, डिनाइल ऑफ चंद्रबाबू नायडू बाय द एपेक्स कोर्ट इन करप्शन कोर्ट। अब यहां पर क्या बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चंद्रबाबू नायडू कौन है, जो हमारे फॉर्मर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी इंटरिम बिल को क्या कर दिया गया, बेल को डिनाई कर दिया गया। अब क्या हुआ कि वो फंसे किस चीज में थे, मतलब ये बेल का रीजन ये बोला गया था कि भैया उनकी एज जो है 73 इयर्स की है और ऑलरेडी उनको 40 दिन तक जेल हो चुकी है, अब उनको बेल मिल जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया नहीं, हम इस बेल को डिनाई करते हैं। और रीजन क्या था उनके अरेस्ट का, कि वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक प्रोजेक्ट चला, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फंडिंग मिलती है ऑब्वियसली, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट की फंडिंग को कहीं और लगा दिया, कहीं और लगा दिया, अपने यूज के लिए लगा दिया, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन किया उस मनी को, उस फंड को। तो इस केस में उनको अरेस्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को, इंटरिम बेल को क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं, आपकी बेल नहीं आपको मिलेगी। ये यहाँ पर जो है चीज आ गई। अब यहाँ पर आपको ये भी पढ़ने की जरूरत है कि आंध्र प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर कौन है, इससे पहले कौन थे, ये सब कुछ चीजें फिर तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया, जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन को। चंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस लॉ था ये। बच्चे देखो ऐसा है, आईपीसी में तुम कॉमन इंटेंशन को पढ़ते हो, कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ते हो। कॉमन इंटेंशन का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, मैं भी तुम्हें समझा देती हूँ क्या चीज होती है। कॉमन इंटेंशन मतलब आपका और मेरा, ठीक है, आप दो लोग और मैं तीसरी लोग, हमने पहले से ही प्लान बनाया कि हमें राम का क्या करना है, कत्ल करना है, राम का मर्डर करना है। पहले से हमने प्लान बनाया, हमने 1 महीने से इसका प्लान बना रहे हैं, हम इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यार तू कहीं इस जगह पे जाएगा, देखेगा कि राम कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, मैं यहां पर देखूंगी कि राम पढ़ने कहाँ जाता है। हर एक चीज हम प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी हमने डिसाइड किया कि 20 जनवरी को हम क्या करेंगे, कत्ल करेंगे। हमने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन की, और उसके बाद में हमने क्या किया, वो एग्जीक्यूट कर दिया प्लान। ये होता है कॉमन इंटेंशन। हम तीनों का इंटेंशन पहले से ही क्लियर था। हमने जब एग्जीक्यूट किया प्लान, उससे पहले से ही हम क्या कर रहे थे, ये कार्यक्रम कर रहे थे, ये प्रक्रिया हमारी चली हुई थी, ठीक है। तो ये होता है कॉमन इंटेंशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है बच्चे कि मान लो एक ए पर्सन है, उसने क्या किया, 3 वाइफ्स के साथ उसका रिलेशनशिप है, वाइफ्स नहीं बोलूंगी, 3 लड़कियों के साथ उसका रिलेशनशिप है, बी सी डी। तीनों को बेचारियों को नहीं पता कि यार ये तो हमें क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, रिलेशनशिप है ए का। अब क्या हुआ, तीनों को पता लग गया कि ये हम पे चीट कर रहा है, बी को भी पता लग गया, सी को भी पता लग गया और डी को भी पता लग गया कि ये इंसान चीट कर रहा है। लेकिन तीनों की आपस में कोई नॉलेज नहीं है, बी सी डी तीनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, किसी और ने ही उनको बताया कि चीट कर रहा है, ठीक है, आपस में कोई बात नहीं हुई। अब इन तीनों को भी पता है कि भैया ये किस टाइम ऑफिस जाता है, किस टाइम ऑफिस से आता है, तो इनको पता था कि जब ये ऑफिस से जाता है तो ये एक कैफे में पक्का चाय वगैरह पीता है, इस पर्टिकुलर एक्स कैफे में पक्का चाय पीता है, इनको पता था। अब ये तीनों ने सोचा, ठीक है, अलग अलग साथ में नहीं, एक ने बी ने सोचा कि यार इसको कैफे में ही पकड़ेंगे, कोइंसिडेंसली सी ने भी यही सोचा और डी ने भी सोचा। इन तीनों को कुछ नहीं पता था कि भैया 2 और लड़कियां भी हैं जो ये ऐसा सोच रही हैं, उनको बस ये पता था कि ये चीट कर रहा है हमारे साथ, बट ये नहीं पता था। तो अब तीनों ही उस कैफे में पहुंच गई, अब बी ने भी सी को देखा, सी ने डी को देखा, ये तो पता ही था चीट कर रहा है, और उसी टाइम उन्होंने क्या सोचा कि भैया अब तीनों ही इसको क्या करते हैं, मारते पीटते हैं। उसी टाइम उन्होंने सोचा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे कॉमन हो गया कि यहां पर कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, कोइंसिडेंसली तीनों यहां पर एक ही जगह पे पहुंच गए और तीनों ने उसको मारना शुरू कर दिया। तो उन तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है, उसको मारना, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, अब एक ने क्या कर दिया, गाड़ी ने जो थे थोड़ा सा उसकी लग गई बाइक वाले के साथ, गलती पूरी की पूरी गाड़ी थी। अब लोग 4-5 लोग आए और गाड़ी वाले को पीटना शुरू कर दिया। अब यहां पर ये जो 4-5 लोग आए थे ना, इन्होंने कोई प्रॉपर प्लानिंग पहले से कुछ भी नहीं की थी कि हम तो गाड़ी वाले को पीटेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं था। वो एक इंस्टेंस हुआ और उनका ऑब्जेक्ट सेम था। ऑब्जेक्ट क्या था कि भैया हमें इसको पीटना है, इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन में पहले से कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं कर रखी थी। तो यही डिफरेंस होता है आपके
एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उसके बाद एपेक्स कोर्ट ऑर्डर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स ड्यू टू अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है कि भैया क्या करो, टाइमली डिस्पोज करो केसेस को। बहुत ज्यादा केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये इंश्योर करने की जरूरत बोली गई कि भैया जब भी तुम केस को करते हो तो समन को टाइम पर भेजिए, टाइम पर हर एक चीज होनी चाहिए, वारंट्स वगैरह हर चीज को फास्ट करो प्रोसेस को, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। Supreme Court asked CBI to refrain from referring itself as a Republic of India and please by them। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया CBI, तुम्हारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट करते, तो जो भी आप प्लीज लेकर आएंगे हमारे पास, पिटिशंस लेकर आएंगे हमारे पास, उसमें अपने आप को प्लीज ऐसे मत रेफर कीजिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यू आर नॉट रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो इसलिए ये नाम जो है आप नहीं लिखेंगे जब भी आप प्लीज पिटिशंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट यहां पर बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट ओनली दोज पर्संस हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज अफेयर ड्यूरिंग द डिसऑनर ऑफ द चेक शैल बी कंसीडर्ड लायबल फॉर द एक्ट। अब यहां पर हम डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में तुमको बता देती हूँ, ठीक है। हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। 138 डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करता है। अब यहां पर ये बोला जाता है कि मान लो मैंने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया किसी भी रीजन की वजह से, चाहे उसमें फंड्स नहीं थे, ठीक है, या फिर मैंने आपको गलती से, मेरे को पता है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो चेक वगैरह दे दिया, इस तरह से डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। अब यहां पर 141 जो है क्या कहता है कि ऐसी चीज कंपनीज अगर कर रही हैं, कंपनी ने चेक आपको दिया और वो बाउंस हो गया, तो ऐसा ऑफेंस अगर कंपनी कर रही है तो उस केस में क्या होता है कि सबको लायबल ठहराया जाता है। ज्यादातर ऐसे हो जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग उस समय उस जगह पे उस एक्ट में रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिसऑनर ऑफ चेक का उनको पता होगा कि भैया ये हम इशू कर रहे हैं, इसमें पैसे नहीं है, उन्हीं को लायबल ठहराया जाएगा, ना कि कंपनी का हर एक एम्प्लॉय को लायबल ठहराया जाएगा कि भैया अगर मैं, मान लो मेरे से बहुत सीनियर ने कोई चेक दिया है, मुझे क्या पता कि चेक क्या है क्या नहीं है, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं क्यों लायबल होंगी? तो मैं लायबल नहीं होंगी, वही लोग लायबल होंगे जो उस टाइम प्रेजेंट है, इन्वॉल्व है उस एक्ट में। ये यहां पर बोला गया कंपनीज के सिनेरियो में। नेक्स्ट, डिसमिसल ऑफ प्ली चैलेंजिंग डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट। यार ये तो बहुत ही मजेदार, मतलब फनी सी वो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्ली लेकर आई गई और उसमें क्या बोला गया कि डार्विन थ्योरी जो E=mc² है, उसको ये नहीं है, ठीक नहीं है, उसको चैलेंज कर दिया गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, ऐसी प्लीज लेकर आना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल सुना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वैसे ही डिसमिस कर दिया कि भैया हम नहीं इस चीज को सुनेंगे, कोई तुम्हारा आर्टिकल 32 हम वायलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है आपको। अब फाइन ऑफ ₹5 लाख वॉज लिवाइड ऑन अ पर्सन हु चैलेंज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। यार कई बार ऐसा लगता है ना ऐसी न्यूज देख के कि लोग समझते ही नहीं है कि क्या उनको लाना चाहिए न्यूज में, क्या उनको नहीं लाना चाहिए, क्या उनको पिटिशन लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, बस अपने आप को दिखाने के लिए कि भैया हाँ हम बहुत एजुकेटेड है, बस ऐसा कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए इस केस में ऐसा ही हुआ कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन चली गई, क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ओथ ली, ठीक है। अब वो ओथ को ही चैलेंज कर दिया कि वो ओथ ही ठीक नहीं ली, वो ओथ ही गलत है, ओथ को ही चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो जब आप ऐसी पिटिशंस लेकर आते हैं ना, तो यहां पर आपका कोई पर्सनल रीजन, कुछ भी रीजन नहीं है, बस आपको अपने आप को शो ऑफ करना है, ठीक है, अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, अगर हम आपकी सुनेंगे पिटिशन तो लोग भी ऐसा करके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस इंसान को क्या बोला कि आप पर फाइन लगता है 5 लाख रुपए का, ऐसी पिटिशन लाने के लिए भी 5 लाख का यहां पर क्या कर दिया गया, फाइन लगा दिया गया उस इंसान के ऊपर। hiring of district officers ordered by the Supreme Court for the implementation of POSH Act। अब POSH Act प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट है। अब इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया और जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस ना ही आए, ठीक है, क्योंकि देखो जितने केसेस आते हैं कोर्ट्स में भी जो है वो ज्यादा भंडार होता है केसेस का, तो इससे बढ़िया जो इंप्लीमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटरी है हमारी, वही हमारी अच्छी हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है, हायर करने की जरूरत है पॉश एक्ट के अंदर, ताकि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो उनको देखें, रेगुलेट करें, और ताकि ऐसे केसेस आए ही ना, ठीक है। नेक्स्ट अजय बच्चा, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा यार, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है।
SHP MP एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट sued मोइया मित्रा इन द केस अक्यूजिंग हर ऑफ bribery। अब यहां पर क्या हुआ, मोइया मित्रा है, ठीक है, उन पर क्या केस लगाया गया कि भैया वो क्या करती हैं, ब्राइबरी उन्होंने ली हुई है। प्रॉपर वहां पर एविडेंस दिए गए कि भैया ब्राइबरी उन्होंने एक्सचेंज की है। अब इस केस में मोइया मित्रा ने क्या कहा कि भैया मैंने कोई ब्राइबरी नहीं ली है, बल्कि उन्होंने अगेंस्ट क्या कर दिया, यहां पर उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया बीजेपी एमपी निष्कांत दुबे को अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय आनंद देहराज को कि ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे डेफेमेशन, यहां पर उनके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज लगा दिया कि भैया वो बोल रहे हैं कि मैंने ब्राइबरी ली है, इस चीज के ऊपर उन पर ही डेफेमेशन का चार्ज लगा दिया गया। ये यहां पर जो पॉलिटिकल न्यूज एक तरह से आ गई है। परमिशन टू हैंडकफ द 2 persons accused of carjacking by given the court। अब यहां पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कारजैकिंग। अब यहां पर पता कारजैकिंग क्या होता है, ठीक है, कि कोई इंसान आपकी कार को लेकर चले जा रहा है, ठीक है, थेफ्ट नहीं है, ये चोरी में क्या है कि मुझे तो पता ही नहीं है मेरी कार कोई लेकर गया। इस केस में जो विक्टिम है उसको पता है बेचारे को कि मेरी कार ये मेरे सामने लेकर जा रहे हैं, तो वो होता है कार चेकिंग। अब इस केस में क्या हुआ था, 2 लोगों ने पहले लिफ्ट मांगी बंदे से, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको क्या किया, मारा पीटा, ठीक है, और उसके बाद में उसको उसका पर्स वगैरह भी लिया और उसको गाड़ी से फेंक दिया और गाड़ी ले गए। उस वजह से जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस केस में पुलिस ने बोला था कि भैया ऐसे लोगों को, जो इतने गलत लोग हैं यार, इनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने उनके एक्शंस इतने बड़े रिपरकशंस क्रिएट कर देते हैं कि जब भी ये कस्टडी में होंगे इनको हैंडकफ किया जाएगा, मतलब इनकी हथकड़ियां हम नहीं खोलेंगे। तो ये आई गई और दिल्ली पुलिस ने ये बोला गया, ठीक है, तो यहाँ पर उनको ग्रांट कर दी गई परमिशन, ठीक है, मिल गई उनको परमिशन की, ठीक है, अगर आपकी कस्टडी में भी है तब भी आप हैंडकफ इनको करके रखिए कि ऐसे गलत लोगों को तो वैसे ही जो है ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी डर था कि ये भाग ही जाएंगे। रिवीजन ऑफ KYC नॉर्म्स बाय RBI टू स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पर बोला गया, RBI ने ये बोला कि देखो जो KYC है, KYC क्या होती है, नो योर कस्टमर। अब KYC के फ्रेमवर्क को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। इसलिए बोला द नॉर्म्स व्हिच नाउ स्टैंड रिवाइज हैव ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स, सच ऑफिसर्स शैल बी रिस्पांसिबल फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो एक प्रिंसिपल ऑफिसर्स को लेकर आया जाएगा जो रिस्पांसिबल होंगे, जब भी उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी RBI के द्वारा तो वो उसको देंगे। ये यहां पर रिवीजन लेकर आ रहे हैं KYC के रिगार्डिंग। RBI के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, क्या नाम है उनका, मुनीश कपूर, ठीक है, मुनीश कपूर को क्या कर दिया गया, अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर, एज अ गवर्नर। द न्यू डायरेक्टर शैल बी ओवरसीइंग द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, वो देखेंगे। और इससे पहले वो क्या थे, एडवाइजर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के एडवाइजर इन चार्ज थे। अब उनको क्या कर दिया गया, मुनीश कपूर, ठीक है, मुनीश कपूर को, मनीष कपूर, मनीष मल्होत्रा से मदद, मुनीश कपूर जो है उनको RBI का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सस्पेंशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा बाय RBI फॉर एडिंग न्यू कस्टमर्स टू देयर मोबाइल ऐप। RBI ने क्या किया, सस्पेंड किया इस बात को कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को बोला कि जो आपकी ऐप है, उनकी ऐप को बोला गया कि आप बार बार क्या कर रहे हो, अपनी ऐप पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स को लेकर आ रहे हो, और इस चीज के लिए बार कर दिया गया RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कि भैया नहीं करनी है, अपनी जो तुम्हारी मोबाइल ऐप है उस पर इतना ज्यादा, बॉब वर्ल्ड इनकी जो है मोबाइल ऐप है, हर एक, जैसे बैंक की ICICI की आई मोबाइल करके ऐप है, SBI की अपनी ऐप है, योनो ऐप है, तो सबकी अपनी अपनी ऐप्स है ना, राइट। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को बोला कि अब आप नए जो ऑन बोर्डिंग नए कस्टमर्स जो है वो अपनी मोबाइल ऐप पे नहीं लाएंगे, ठीक है। अब अगर ये बैन हटाना है बैंक को तो उसको सारी की सारी नॉर्म्स जो RBI ने बोला है वो पूरी फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंट टू डिसमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल हियरिंग टू ऑल लिटिगेंट्स एंड एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो वर्चुअल हियरिंग कब स्टार्ट हुई कोर्ट्स में, जब कोविड आया, तो उसमें क्या होता था, ऑब्वियसली कोर्ट्स नहीं जा सकते थे, तो वहां पर बैठे बैठे वर्चुअली ही हियरिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर बैन नहीं लगाना है इस चीज को, ठीक है, कि भैया एडवोकेट्स को बोलना है कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, तुम आओ कोर्ट आओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बल्कि ये अच्छी चीज है, इसको और एनकरेज करना चाहिए, न्यू पॉलिसी लेकर जानी चाहिए और असिस्ट करना चाहिए हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हो गए चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स हो गए कि किस तरह से आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हो। तो इससे तो बढ़िया ही ना कि केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, नहीं तो क्या होता था, डेट्स पे डेट्स लेते रहते थे, एक कोर्ट यहाँ पर है, दूसरा कोर्ट पता नहीं कहाँ पे है, तो दूसरे कोर्ट पे डेट ले ली जाती थी अगर सेम डेट मिल गई। लेकिन अगर वर्चुअल हियरिंग हो रही है तो आप अपने घर पे ही बैठ के 3-4
केसेस आराम से हैंडल कर पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इस केस में बोला गया कि वर्चुअल हियरिंग को कोई बैन वगैरह नहीं करना है, बल्कि इसमें असिस्ट करना है कि किस तरह से हम ये और अच्छे से कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कोर्ट से हमारे जो मैटर्स है वो रिजॉल्व होंगे बढ़िया तरीके से। 2 होल टाइम डायरेक्टर मैंडेटेड बाय आरबीआई इन एवरी प्राइवेट बैंक। आरबीआई ने बोला कि हर एक प्राइवेट बैंक में, क्योंकि देखो बैंक्स ना जब खुलते हैं तब तो उनके पास अच्छी खासी राशि होती है, लेकिन आते आते ना उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उनका जो पैसा है वो कम होता रहता है। तो आरबीआई ने ये बोला कि देखो भैया 2 होल टाइम जो प्राइवेट बैंक अगर वो खुल रहे हैं तो उनके 2 होल टाइम डायरेक्टर्स होने ही होने चाहिए। ये मैंडेट कर दिया, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर इज टू बी मेड एप्लीकेबल टू स्मॉल फाइनेंसेस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंसेस बैंक होते हैं उनके लिए भी सर्कुलर डाल रहा है, और प्राइवेट बैंक्स के लिए भी बोला गया कि भैया होने ही पड़ेंगे, ये तो करना ही है। नेक्स्ट आ जाइए, बूस्ट टू टूरिज्म प्रॉमिस्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हम तो अपनी टूरिज्म को अब बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम नई नई फैसिलिटीज लेकर आएंगे, रोड कनेक्टिविटी हम अच्छी करेंगे, हर एक चीज हम अच्छी करेंगे ताकि टूरिज्म हमारा जो है वो अच्छा फैले। तो राजस्थान गवर्नमेंट की ये क्या थी, स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट आ जाइए, द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दैट द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएविटेबल ब्रेकडाउन इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल इन इंडियन सेटअप। अब देखो जब डाइवोर्स करवाना होता है ना, तो डाइवोर्स के लिए एक मिनिमम टाइम दिया गया कि भैया 1 साल तो कम से कम तुम रहो मैरिज में, उसके बाद आप डाइवोर्स के लिए आइए। लेकिन अगर इसको भी तुमने कैंसिल करना है, इससे पहले ही तुमको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, 1 साल से पहले, 6 महीने से पहले, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ग्राउंड्स क्या लेकर, इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, ठीक है। इस ग्राउंड्स में क्या होता है कि आप बिल्कुल भी एक साथ में नहीं रह सकते, और सुप्रीम कोर्ट और भी बातें चेकआउट करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसा नहीं है कि तुमको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, तुम हर एक केस में इन ग्राउंड्स को लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं है। एक हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारा जो मैरिज है उसको बहुत होली माना गया है, बहुत ही शुद्ध माना गया है। तो ऐसे आप उसको नहीं लेकर आ सकते कि भैया हर एक चीज में तुम ये वाले ग्राउंड्स लेकर आ जाओ, नहीं, इस चीज को हम कैटर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट देयर इज नो राइट विद द एक्यूज्ड टू प्रोड्यूस मटेरियल एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी समझाया कि जब एक्यूज्ड होता है, मान लीजिए मेरे ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगा, अब जब चार्ज लग रहे हैं तो उस टाइम मैं क्या नहीं कर सकती, उस टाइम मैं कोई मटेरियल एविडेंस नहीं ला सकती, मेरी अभी कोई बात नहीं सुनेगा। अभी तो जो पुलिस ने मेरे ऊपर चार्ज लगाए हैं वही चार्ज शीट जो मटेरियल बना हुआ है उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। जब फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद तुम ले आओ अपनी चीजें, तुम ले आओ कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया है, जो भी चार्ज तुम पर थेफ्ट लग रहे हैं तुम लेकर आओ अपना एविडेंस। लेकिन जिस टाइम जो चार्ज शीट में पूरे के पूरे चार्जेस लगे हैं वही क्या लगेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब बनेगी चीज कि हाँ इन पर ये चार्ज लगे हैं वो लिखे जाएंगे वो प्रॉपर, उस टाइम आपका मटेरियल कोई काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में तुम लेकर आओ अपना मटेरियल एविडेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो भाई ऐसा है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ है, जिस भी बच्चे के लिए ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, अब्यूज हुआ है उनको काउंसलर्स मिलने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि ये एक लाइफ ट्रॉमा उनके लिए बन जाता है। तो उस चीज से बाहर निकालने के लिए जब बच्चे ही होते हैं वो, तो उनके लिए काउंसलर्स बिल्कुल होने चाहिए। ये मैंडेट कर दिया गया कि काउंसलर्स प्रोवाइड करने हैं, स्पेशल फोकस उन बच्चों को देना ही पड़ेगा यार, ऑब्वियसली बच्चे कि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमा होता है ये चीज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट चीज में ये बोला कि देखो ऐसा है, जजमेंट्स जो आती हैं उन जजमेंट्स में किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग उसका कास्ट या रिलीजन नहीं लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स होते हैं, वो लिख देते हैं कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसे ऐसे, कि किसी भी इस चीज में ये नहीं ही लिखना है, कोई रिलीजन का फैक्टर, कोई कास्ट का फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे जो विक्टिम होता है वो बहुत ज्यादा चीजें फेस कर सकता है, तो ये आपने नहीं लाना है। नो मेंशन ऑफ कास्ट। फैमिली प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर पेरेंटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है कि आप कपल है, ठीक है, आप मैरिड कपल है, आप जैसे भी है, तो आप अगर फैमिली प्लानिंग प्रॉपर कीजिए। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप चाहते ही नहीं है प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद आप अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो अबॉर्शन के रेट्स भी कम होंगे। अच्छे से फैमिली प्लानिंग कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियली भी आप रेगुलेट रह सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं और उससे क्या होता है, पूरी फैमिली ही एक तरह से डिस्ट्रेस में रहती है, फादर मदर हर कोई डिस्ट्रेस में रहता है। तो फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज को बचाने के लिए। यहाँ पर मर्जर हुआ है फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या हो गया है, मर्जर हुआ है।
नेक्स्ट आ जाइए, नो नॉट अलाउड टू क्लेम ईडब्ल्यूएस कोटा इन यूपीएससी एग्जामिनेशन इफ सर्टिफिकेट्स नॉट अपलोडेड टाइमली। यहां पर ये बोला गया कि यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता है कि इस टाइम पे मुझे ये सर्टिफिकेट मेंशन करना है, अगर आप कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपने वो नहीं किया और उसके बाद में आपको जो भी कमीशन था उसने आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया, तो इसमें आप चैलेंज नहीं उस चीज को कर सकते। आपको टाइमली क्या करना था, अपने एग्जामिनेशन, अपनी जो सर्टिफिकेट से वो डालने थे, आपने वो नहीं किया। अब आपको जनरल कोटा में अगर डाल दिया गया है तो तो फिर आप चैलेंज उसको नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। अब ये लास्ट न्यूज है, अ पर्सन्स गुड रेपुटेशन एंड एजुकेशन डज नॉट डिफाइन हिज गुड कैरेक्टर। देखिए बच्चे, पता क्या है, केसेस में ये थोड़ा सा ना, जो भी एक्यूज्ड होता है उसका ना कैरेक्टर देखा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, अगर कोई पर्सन धार्मिक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसका गुड कैरेक्टर है, आप उसको गुड कैरेक्टर में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। तो ये सारी की सारी क्या थी, हमारी अक्टूबर मंथ की न्यूज थी। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम पिछले मंथ की जो है न्यूज देखेंगे, ताकि तुम्हारा सारा 6 मंथ का जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू बच्चे, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और इसी तरह से क्या करो, अच्छे से काम करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच बच्चा।